पूजनीय मां सरस्वती, आदरणीय मंच और ओरिजिनल और टेम्परेरी कवि कविते। देखिए समय बहुत कम है और उसके बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई कई तो एक लोहार की कर देते हैं, एक कविता ही लोहार की हो जाती है, कई 5-4 सोनार की कर देते हैं। तो मैं एक लोहार की नहीं करूंगा, 2 सोनार की करूंगा। आप समझ गए होंगे टाइम का, एक कविता में 10 मिनट और कोई 3-4 कविता कुछ और 7 मिनट में चलता है। तो ये बात है। तो शुरू करता हूं कि कभी निराकार ईश्वर की जाहिर सूरत नहीं होती, कभी निराकार ईश्वर की जाहिर सूरत नहीं होती। कहीं भी देखो मंदिर मस्जिद में ब्रह्मा की मूरत नहीं होती। भले आदमी के दिल में कभी दुश्मनी की शहूरत नहीं होती और वतन के अवतारों को कभी कफन की जरूरत नहीं होती। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार आवाज। एक दिन ये तो देश के लिए नमन था और मैं भावों का कवि हूँ कि एक दिन सैर करने को निकले तो दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ जंगल पड़ा तो एक तरफ शमशान थे। सुनना और बोलने का मतलब भाव का कवि हूँ मैं। और कवि तो क्या हूँ कि उनके साथ सानिध्य में सीख लेता हूँ। हमारे आदमी बड़े अच्छे हैं कि क्या कह रहा था मैं, एक दिन सैर करने को निकले तो दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ जंगल पड़ा तो एक तरफ शमशान थे। चलते चलते किसी हड्डी के पैर लग गया तो हड्डी के बयान थे। वो चलने वाले संभल कर चल, हम भी तो कभी इंसान थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब मैं आता हूँ बिल्कुल, देखो देशभक्ति कविता कन्या के ऊपर बहुत सुना है और मन से आदेश है कि सीधा ही कविता पढ़ाऊं। तो एक गीत सुना देता हूं मैं। यहाँ जिंदगी हर एक की नितिक नई कहानी है, कहीं शोला कहीं शबनम कहीं बरसात पानी है। यहाँ जिंदगी हर एक की नितिक नई कहानी है, कहीं शोला कहीं शबनम कहीं बरसात पानी है। अपने ऊपर घटा सकते हो आप इन गीतों की पंक्तियों को। चला एक घर से दीवाना उम्र भर चलता रहा, चला एक घर से दीवाना उम्र भर चलता रहा। कोई अपंग उस घर से बैठा मचलता रहा, कोई अपंग उस घर से बैठा मचलता रहा। कोई दरिया में प्यासा, कोई दरिया में प्यासा, कोई सहरा में नम है, कोई सहरा में नम है। कहीं रोशन बुढ़ापा है, कहीं रुश्वा जवानी है। क्या बात है, रोशन बुढ़ापा है, कहीं रुश्वा जवानी है। दूसरा बंद है। निरा कोई अकेला है, किसी के संग मेला है। निरा कोई अकेला है, किसी के संग मेला है। किसी ने दाव खेला है, किसी ने आफत झेला है। किसी ने दाव खेला है, किसी ने आफत झेला है। कोई खुद कैद इश्क में, कोई है खुद कैद इश्क में, कोई लो दौड़िया भागे। कोई है खुद कैद इश्क में, कोई ले दौड़िया भागे। कोई डरता है धमकी से, कोई डरता है धमकी से, कोई है मरने की ठानी। यहाँ जिंदगी हर एक की नित नई कहानी है। बहुत जल्दी सुनता रहा हूं मैं। किसी को बैर ने लूटा, कोई अपनों से गम जगा। किसी को बैर ने लूटा,
अपनों से गम जदा। कोई है गुलशन सा महके, कोई मायूस है सदा। कोई है गुलशन सा महके, कोई मायूस है सदा। कोई है गुलशन सा महके, कोई मायूस है सदा। कहीं मुस्कान छिपा रोना, कहीं मुस्कान छिपा रोना, कहीं अश्कों रमी खुशियां। रची रंगीन ये दुनिया, रची रंगीन ये दुनिया, खुदा का कौन निशानी है। रची रंगीन ये दुनिया, खुदा का कौन निशानी है। यहाँ जिंदगी हर एक की एक नई कहानी है। आदरणीय जी का बहुत बहुत आभार, हौसला अफजाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई चिराग है हारा तम की गहरी शाही से। कई बार दीपक भी चिराग दीपक होता है, वो अंधेरों से हार जाते हैं। कोई चिराग है हारा तब की गहरी शाही से। मंजर ऐसा भी आता डर लगता परछाई से। मंजर ऐसा भी आता डर लगता परछाई से। मन्नते निष्फल हो जाती, मन्नते निष्फल हो जाती, वो रब रूठा सा लगता। मन्नते निष्फल हो जाती, वो रब रूठा सा लगता। इसकी हसीन रातें हैं, इसकी हसीन रातें हैं, उसकी दुश्मन जानी है। इसकी हसीन रातें हैं, उसकी दुश्मन जानी है। कहीं शोला, कहीं शबनम, कहीं बरसात पानी है। धन्यवाद। और ये तो पूरा हो गया मेरा गीत। अगर इजाजत 2 मिनट एक गजल एक, चलो ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना मुझे। शानदार शानदार। हमारी इच्छा है सबकी, पूरे सदन की इच्छा है कि आपको सुनते ही रहे, लेकिन समय की मर्यादा है। बस एक बार मैं महेश जी से निवेदन करूंगा। ये माथे की रोली है, ये बंधनवार है बेटी। ये माथे की रोली है, ये बंधनवार है बेटी। ये कोयल है बगिया की, पपीहा बन नहीं सकती। ये कोयल है बगिया की, पपीहा बन नहीं सकती। ये गुमसुम हो जाए तो नजर अंदाज मत करना। ये गुमसुम हो जाए तो नजर अंदाज मत करना। वो अपना फर्ज निभाती है, थक कर हार नहीं सकती। वो अपना फर्ज निभाती है, थक कर हार नहीं सकती। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मार नहीं सकती। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मार नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मगर टेरेसा कल्पना हो या सानिया मेरी, असंभव क्या है दुनिया में जो बेटी कर नहीं सकती। असंभव क्या है दुनिया में जो बेटी कर नहीं सकती। ये पापा की आँख बेटी, ये घर की शान है बेटी। ये पापा की आस है बेटी, ये घर की शान है बेटी। ये गार्गी सीता मैत्री गुणों
है बेटी। तो एक ही खान से निकला गुनों की खान है बेटी। इसे बेटा बना लो तो, इसे बेटा बना लो तो ये इतिहास रच देगी। इसे बेटा बना लो तो ये इतिहास रच देगी। करो विश्वास बेटी पर, ये विश्वास झूलेगी। करो बेटी विश्वास बेटी पर, ये विश्वास झूलेगी। कभी जीवन में बेटी को, कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना। जरा सा पंख खोलोगे ये आकाश झूलेगी। जरा सा पंख खोलोगे ये आकाश झूलेगी। धन्यवाद। वैसे तो मैं हास्य कविता लिखती हूँ और हमारे भाई साहब भोलाराम जी की एक इच्छा थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता गाना, लेकिन समय चूंकि कम है कभी फिर सुनाएं। बहुत सुंदर आदरणीय बहन जी, बहन जी के स्वागत हेतु स्वागत। माँ शारदे को नमन, माँ भारती को नमन। शब्दों के खेल की खिलाड़ी हूँ नहीं, शब्दों के खेल की खिलाड़ी हूँ नहीं, फिर भी कविता पाठ करने का साहस जुटाती हूँ। फिर भी कविता पाठ करने का साहस जुटाती हूँ और आप सभी को दिल की गहराइयों से प्रणाम करती हूँ। प्रणाम। वाह क्या बात। सभी ने कहा कि बालिकाएं ये हैं और बालिकाओं के साथ में क्या क्या घटनाएं होती हैं और बालिकाओं को क्या करना चाहिए, लेकिन मैं आपको दो शब्दों के द्वारा ये बताना चाहती हूँ कि बालिकाएं समाज को नए संस्कार रूपी गुणों से किस प्रकार से सृजित कर सकती हैं और उन्हें क्या क्या काम करने चाहिए, उसके माध्यम से मैं आपको दो शब्द कहना चाहती हूँ। हम बालाएं पुण्य धरा की भारत को चमकाएंगी। हम बालाएं पुण्य धरा की भारत को चमकाएंगी। तन मन धन न्योछावर करके मिलकर देश बनाएंगी। हम बालाएं पुण्य धरा की भारत को महकाएंगी। ऊंच नीच का भेद धरा पर सदियों की बीमारी है। ऊंच नीच का भेद धरा पर सदियों की बीमारी है। इसको जड़ से खा देने की आज हमारी बारी है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हम बालाएं पुण्य धरा की भारत को महकाएंगी। जाति पाति का महल पुराना निश्चित हमें गिराना है। जाति पाति का महल पुराना निश्चय हमें गिराना है। यहाँ हमारे हर भाई को भारतीय बनाना है। बहुत शानदार संकल्प। पुण्य धरा की भारत को चमकाएंगी। हमें याद है हम बालाएं, हमें याद है हम बालाएं लक्ष्मी की संतान है।
बहुत शानदार, बहुत शानदार, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, शानदार प्रस्तुति में हमारी प्रभावी प्रस्तुति। विद्यालय प्रशासन को निवेदन और महिला संयोजिका जी को निवेदन कृपया आए मंच पर पधारें। नहीं करेंगे तब तक भावी कभी हम में से निकल करके नहीं आएंगे। अच्छा, इतनी भारी भरकम कविताएं देखने को मिली कि मुझे लगा शायद ये बच्चे उनका अर्थ ना समझ पाए, इस वजह से भी उनको मोटिवेशन करना जरूरी है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि औरों से कम समय लूंगा, लेकिन एक ऐसी शख्सियत के बारे में मोटिवेशन करना चाहूंगा जिसको सुन करके शायद हम में से कुछ लोग और मोटिवेट हो पाए, हिंदुत्व के प्रति जाग पाए और कुछ नए कवि निकल पाए। समय उनसे भी कम होगा जितने लोग नहीं हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने एक ऐसी शख्सियत को खोया जो हमारे ही अखिल भारतीय साहित्य परिषद का सदस्य हुआ करती थी। वो जब माइक हाथ में पकड़ते थे, अच्छा मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक बार इनको बंद कर दें, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। हाँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 से 3 मिनट सिर्फ, है ना। पिछले दिनों हम लोगों ने एक ऐसी शख्सियत को खोया जो जब माइक पकड़ लेते थे तो उस प्रांगण की दीवारें थर्रा जाती थी, और शायद 1 लाख लोग भी उस प्रांगण में बैठे हों तो सबके सब स्तब्ध रह जाते थे। उस महान शख्सियत का नाम था राजेंद्र रावत। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि आज वो शख्सियत हमारे बीच के अंदर नहीं है, और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो अखिल भारतीय साहित्य परिषद के सदस्य थे। अगर ऐसे मंच पर ऐसे सदस्य में हम अपने ही मंच के माध्यम से याद नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से काफी दुख हो जाएगा। हाँ नहीं, मैं मेरी बात, क्योंकि मेरा पहला ही है, इस वजह से मैं उनके साथ भी रहा हूँ। और एक संस्मरण साझा करना चाहूंगा। हम लोग महिला वैश्य महाविद्यालय 7वीं में गए LBS कॉलेज कोटपुतली को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वो संस्मरण के माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति कितना स्पॉन्टेनियस हो सकता है, कितना तात्क्षणिक हो सकता है। वो शख्सियत क्या थी? हम लोग बस में बैठे हुए थे, दोनों ही और राजेंद्र भाई, और बस लगभग खाली सी थी। हम जैसे ही चढ़े तो एक वृद्ध महिला और एक वृद्ध पुरुष सीट पर बैठे हुए थे। पहले हम पीछे गए, फिर लगा खाली सी पड़ी है तो आगे आकर के उनके पीछे वाली सीट पर भी बैठ गए। थोड़ी बहुत देर हम बैठे, उसके बाद में हम लोगों ने ये महसूस किया कि आगे वाली सीट के ऊपर कुछ ज्यादा हंसी खुशी का माहौल है। हमारे दिमाग में सिर्फ यही था कि हम LBS कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें डिबेट करना है, हमें जीतना है। ये जब हम लोगों को ये दिखने लगा कि वहां से कुछ चुलबुली सी बातें आ रही हैं, वो लोग हंस रहे हैं, जिंदगी को जी रहे हैं, वो अच्छा वो देवर अबाउट 60 इयर्स ओल्ड, 60 साल के, 55 साल के, ऐसे कुछ थे। मैं अंदाजा सा लगा पा रहा हूँ उस बात का। और जब उनकी बातों पर हमने कान लगाया तो ये महसूस किया कि पुरुष महिला से कह रहे थे कि मेरे कॉलेज में मेरे साथ ऐसा हुआ, कोई छोड़कर चला गया, उसके बाद में बीवी छोड़ करके चली गई। अच्छा, पहले हमें ये लग रहा था कि वो शायद साथ में है, बाद में महसूस हुआ कि नहीं, ये कुछ और मामला है। फिर पता लगा उनके बच्चे भी उनको छोड़ करके चले गए थे। पूरी बातचीत थी, लेकिन वो बहुत हंस करके उस चीज को कर रहे थे। जब हम लोग उतरने लगे उससे पहले मैंने कुछ बात करनी चाहिए राजेंद्र भाई से, उन्होंने मुझे रोका। उनके हाथ में कॉपी पेन हमेशा रहता था और कॉपी भी। उन्होंने कहा आनंद जी 2 मिनट, वो मतलब साथ वाले को भी जी लगा के बोला करते थे। मैंने कहा क्यों? बोले 2 मिनट। उन्होंने कुछ लिखा, और जो लिखा मेरी इन 2 लाइनों को उनके प्रति श्रद्धा सुमन समझते हुए कविता का हिस्सा ही मान लीजिएगा, जो उन्होंने मुझे बताई। किसी की सुनी हुई नहीं होगी क्योंकि वो एक बस का हिस्सा थी, उन्होंने ही कही है। क्योंकि परिस्थिति को भांपकर किस तरीके से शब्द रूप में पिरोना है, मेरे ख्याल से राजेंद्र भाई इस मामले में माहिर हुआ करते थे। उन्होंने लिखा, आओ इश्क लड़ाएं किसी उम्र दराज से, आओ इश्क लड़ाएं किसी उम्र दराज से, सुना है उड़ा नहीं करते पुराने कागज अपनी दराज से। बहुत ही गहरा मतलब था कि जो पुराने कागज हो जाते हैं ना, वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। जो पुराने लोग होते हैं अनुभव का ढेर होते हैं, वो इतना ज्यादा ढेर होते हैं कि वो नहीं निकल पाते हैं। मैं स्तब्ध रह गया कि देखो कितनी अच्छी शख्सियत के साथ में मैं साथ में हूँ। हम लोग वैश्य विद्यालय पहुंचने के बाद में बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वो प्री डिसाइडेड था। प्री डिसाइडेड का मतलब प्रतिभा पर कभी शक नहीं होता कि हम लोग जीत करके आने वाले थे। हम लोग जीते, बाहर निकले तो एक गमगीन बंदा, मतलब कुछ कोई तो हारेगा कोई तो जीतेगा डेफिनेटली। एक बंदा गमगीन बंदा था, वो आया हमारे पास, यार मैं बहुत सारे प्रोग्राम में जाके आया हूँ, कभी मुझे ट्रॉफी नहीं मिली। बस उसका इतना कहना था। राजेंद्र भाई ने अपनी ट्रॉफी उठाई, उसके हाथ में कर दी, एकदम हाथ दिया, उसके हाथ में रख दी। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं। बोले नहीं, क्या फर्क पड़ता है,
क्या फर्क पड़ता है? ट्रॉफी होनी चाहिए चाहे इस हाथ में चाहे उस हाथ में, ट्रॉफी होनी चाहिए चाहे इस हाथ में चाहे उस हाथ में। आज तो कोई बात नहीं, आज तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना जब हिंदुत्व की बात हो तो हाथ में हाथ होना चाहिए। मतलब उस समय भी उन्होंने इस चीज को नहीं छोड़ा। ट्रॉफी तो तू ले जा, कोई बात नहीं, जीते हमारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आंख बंद करके उस शख्सियत को मेरे कहने से याद करें। बहुत अच्छी हिंदुत्व के लिए, हमारे अखिल भारतीय शख्सियत के लिए थी, तो सिर्फ इसके लिए तो मैं बार बार इस चीज के लिए आप लोगों का आभारी हूँ। और मैं इस प्रांगण के सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत अच्छा आप लोगों का स्टाफ है, सारी चीजें हैं। मन नहीं है क्योंकि उस घटना के बाद में पहली बार यहाँ पे आए हैं और मतलब उस क्षति के वजह से पहली बार ही बोल पा रहा हूँ। निश्चित रूप से अगली बार आऊंगा आप लोगों के बीच में, समय मिलता है, जब समय देता हूँ, समय नहीं मिल पाता है तब के लिए माफी चाहता हूँ। मेरे अंदर मन रहता है कि हाँ इसका हिस्सा बनूं और आप लोग इसके लिए आमंत्रित करते हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। लास्ट में सिर्फ 4 पंक्तियों से अपनी बात खत्म करना चाहूंगा सभी के मोटिवेशन के लिए कि सरहदों से जंग का ऐलान आ जाएगा, अंधेरों को चीरकर आफताब आ जाएगा। सरहदों से जंग का ऐलान आ जाएगा, अंधेरों को चीरकर आफताब आ जाएगा। करते रहो छोटे या बड़े प्रोग्राम, कोटपुतली या बाहर, सच कहता हूं ऐसे ही लगे रहे तो पूरे भारतवर्ष में इंकलाब आ जाएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई आनंद जी के अभिनंदन के लिए सभी बुद्धिजीवियों को धन्यवाद। मैं अपनी 2 लाइनें आपके बीच में पेश करना चाहता हूँ। लाल है अपना खास, ऐसा है पूर्ण विश्वास, इसी आस में भेज दिया वनवास, वन का वासी होने लगा वो, रिश्तों से विश्वास खोने लगा वो, संस्कारों की डोर ढीली पड़ी उस ओर, आधुनिकता का चश्मा ओढ़ा, घर परिवार से मुख मोड़ा, आज दिन में सोना रात में रोना, फिर उठकर शराब की बोतल एक पीना, आज का लाल नशे का जाल, दिग्भ्रमित उसका हाल, ऐसे में कौन रखे उसका ख्याल, जैसे ही ढीली पड़े संस्कारों की डोर, खींच लो उसको अपनी ओर, खींच लो उसको अपनी ओर। बहुत ही गंभीर है। और सभी साथीगण, बहुत शॉर्ट है, टाइम भी शॉर्ट ही था और टाइम भी शॉर्ट है और मेरे पास भी शॉर्ट था। तो एक शुरुआत बालिका दिवस पे ही सुभद्रा कुमारी चौहान की मुझे कविता, मैं बहुत छोटी थी जब से ही मुझे बहुत अच्छी लगती है। चिंता रहित खेलना खाना और फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी यटा झोपड़ी और चीथड़ों में रानी, और चीथड़ों में रानी। और कुछ शब्द लिखे हैं। बचपन में मेरी नन्ही हथेली से गिरते मेरे चंद सिक्के सबसे ज्यादा महफूज होते थे मेरे माँ की पल्लू की गांठ में, मेरी माँ की पल्लू की गांठ में, जिसे कभी कोई खुलवा न सका मेरी मर्जी के बगैर। और उसे पल्लू में बांधा था मेरी माँ ने मेरे बचपन का वो हिस्सा, मेरे बचपन का वो हिस्सा। इसलिए हरदम इठलाती हूँ और मुस्कुराती हूँ मैं, इसलिए हरदम इठलाती और मुस्कुराती हूँ मैं। एक आंगन से दूसरे आंगन में चली जाती हूँ मैं, दूसरे आंगन में चली जाती हूँ मैं। और अपना बचपन छोड़ नई दुनिया बसाती हूँ मैं, नई दुनिया बसाती हूँ मैं। फिर भी सबको खुश करने के लिए हरदम मुस्कुराती हूँ मैं, हरदम मुस्कुराती हूँ। बहुत बढ़िया। बाबुल की याद और भाई, बाबुल की याद और भाई की राह देख मन को लुभाती हूँ मैं। सदियों से चली आई रीतों को बड़े प्यार से निभाती हूँ मैं, बड़े प्यार से निभाती हूँ मैं। और फिर भी हरदम मुस्कुराती हूँ मैं। इसी क्रम में यही एक मन का भाव था। बालाएं बैठी अटखेलियां कर
करती, कोई स्वार्थ भावना न दिखती थी, मोह माया के बंधनों से मुक्त थी, चंचल मन सी लगती थी, वो चंचल मन सी लगती थी। क्यों वहशी नींद सताए, क्यों वहशी नींद सताए इनको, वो कर्म को भला कहाँ समझती थी। आजादी की इच्छा रखती, उड़ने की बात अक्सर करती थी, उड़ने की बात अक्सर करती थी। और ये एक संदेश भी है, सुलझ जाती है तुलसियां अपने ही आंगन में, सुलझ जाती है तुलसियां अपने ही आंगन में, वो तो साथ उनके कैक्टस की कुछ टहनियां, क्या बात, कैक्टस की कुछ टहनियां, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैक्टसों की दूर में बस इतना करना है, आंगन की तुलसी को एक मौका और देना है, एक मौका और देना है। बस लास्ट 2 लाइन। अब भरकर अपने साहस और आत्मविश्वास की उड़ान, छू लो नभ और गगन, कर दो प्रकाशित भारत के मान अभिमान को, कोमल लक्ष्य संस्कारित मन, हर घर की लाडली, हर घर की लाडली, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो। बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत बधाई बहन जी के लिए। विद्यालय प्रशासन से बहन जी, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और मेरे जिले के जो ये जितने भी कवि लोग बैठे हैं इनको तो मैं बहुत विशेष प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे कवि सम्मेलन की स्थापना की। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं भी बता दूं, मैं एक स्कूल चलाता हूँ छोटी सी, और मुझे आज मेरी लाइफ का पहला कवि सम्मेलन वो मेरे ही जिले का और मेरे साथियों का देखने को मिला। मैंने यूट्यूब पर ही देखा था और मैं भार्गव जी से निवेदन करूंगा कि मेरी वो 2 बातें जरूर सुन करके जाएंगे। बधाई बधाई अमर सिंह जी, बधाई। नहीं सर 2 मिनट बस। देखो सबसे पहले तो मेरी एक निवेदन है कि मैं जब तक नहीं बोलूंगा जब तक आप मोबाइल नीचे रख दोगे, क्योंकि मेरा जो काम है वो सारा का सारा मोबाइल का ही है। आप प्लीज मोबाइल नीचे रख दें। दूसरी बात, जो जितनी देर बोलूंगा वो उसकी सिर्फ उतनी ही देर आप लोग सहयोग दोगे। अगर मेरी बात को आपने बाद में गुनगुनाया, सोचा, कुछ भी किया तो वो मुझे बुरा लगेगा, वो आपकी आत्मा को पता लग जाएगा। बाद में अगर मेरी बात को गुनगुनाओगे ना आप, तो आप पर वो टैक्स लगेगा आत्मा का कि यार अमर सिंह जी ने मना किया था और ये मेरी रचना का जो अधिकार है वो मेरे पास, ये आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। तो ध्यान से मेरी इस पूरे राजस्थान में क्या हो रहा है इस रचना को सुन लीजिए। जी स्वागत, स्वागत। मैं अपने क्योंकि एक शिक्षक हूँ, स्कूल संचालक हूँ, तो मैं मेरे विद्यालय से ही लेकर के चलता हूँ कि क्या हो रहा है हमारे विद्यालय में। अरे मास्टर तो सारा पूना में डूबा, मास्टर तो सारा पूना में डूबा, मैडम डूबी फैशन में, भारत शिक्षा में। एक बार मोबाइल नीचे रख ले और तालियां बजाए, गाने बाद में मौका नहीं दूंगा गाने का। अरे मास्टर तो सारा पूना में डूबा, मास्टर तो सारा पूना में डूबा, मैडम डूबी फैशन में, क्या हमारे भारत शिक्षा में। अभी हाल में हमारे राजस्थान में क्या हुआ है उसके ऊपर ध्यान से सुनिए बाप। हर आदमी को लगता है मैं नौकरी लग जाऊं। अरे नौकरी को जब पेपर लागे, नौकरी को जब पेपर लागे, जब भर्ती आती है ना तो ऐसा होता है कि हम भी नौकरी लग जाए, परंतु पढ़ने में दिल नहीं करता क्योंकि वो कह रहा है 14 लाख में लगा दूं, 15 लाख में लगा दूं, तो पढ़ने में दिमाग चलता ही नहीं है। तो क्या होता है ध्यान से सुनिए। अरे नौकरी को जब पेपर लागे, पढ़ना में मारे दिल नहीं लागे, अरे पेपर आउट हो गाजा में, क्या हमारे भारत शिक्षा में। मास्टर तो सारा पूना में डूबा, मास्टर तो सारा पूना में डूबा, मैडम डूबी फैशन में, क्या हमारे भारत शिक्षा। आई देखूं एक करियर कहूंगा। अब ये जा रहा है कहीं, आप ध्यान से लगाना, मास्टर की बात आ रही है।
अरे मास्टर जी जब मन पाठ पढ़ावे, मास्टर जी मन जब पाठ पढ़ावे, फोना की घंटी टुन टुन आवे, फोना की घंटी टुन टुन आवे। वो क्या बात करते हैं? तो साहर की बात सुनाओ या आपस में झगड़े को सरका बारा में, कहीं सुधरे मारे भारत शिक्षा में, मास्टर को सारा शिक्षा। अब लास्ट लाइन है ये मेरी खुद की है, और ये रचना भी मैंने खुद ने बनाई है, और ये भी हमारे ग्रुप में डली थी कि आज हमारे कवि सम्मेलन है तो अति शीघ्र बनाएगा ये। अरे अमर सिंह ने गीत बनायो, अमर सिंह ने गीत बनायो, और ग्रीन वैली स्कूल में गायो, ग्रीन वैली स्कूल में गायो, या सफल पढ़ाई का बारा में करो हमारे भारत शिक्षा से। तालियां ब्रेक और ताली बजाना प्लीज। अरे मामला से नहीं ऐसे। अरे मास्टर तो सारा खेना में डूबा, मास्टर तो सारा खेना में डूबा, मैडम में डूबी फैशन में कया हमारे भारत शिक्षा में। धन्यवाद। मुझे समझ हमारे प्रेरणा पुंज आदरणीय भाई साहब डॉक्टर विपिन चंद्र जी पाठक को सादर प्रणाम। प्रांत अध्यक्ष महोदय, जिनकी ऊर्जावान कार्यशैली से साहित्य परिषद दिनों दिन अपनी गतिविधियों को बहुत सलीके से और उत्साह के साथ आयोजित कर रहा है। कोटपुतली इकाई के ऊर्जावान अध्यक्ष जी राम जी, आपके और आपकी टीम के द्वारा जो ये सिलसिला चलाया गया है शिक्षण संस्थाओं में इस प्रकार के आयोजनों का, उसके लिए आप निसंदेह साधुवाद के पात्र हैं। मेरी व्यक्तिगत गुजारिश है कि इस सिलसिले को लगातार सतत चालू रखा जाए। इसके माध्यम से लोग नई प्रतिभाओं से
हमारे मध्य हैं और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय डॉक्टर रमाकांत जी, इकाई अध्यक्ष महोदय, और यहाँ के मेरे प्रिय शिष्य जो इस संस्था के संचालक हैं, मेरे अच्छे शिष्यों में रहे हैं सरदार विद्यालय में महेश जी, और स्काउटिंग में आपने बहुत अच्छा कार्य किया है मेरे साथ, तो आपका भी कि आपने अच्छा कार्यक्रम करवाया, इतनी अच्छी संस्था आपने विकसित कर रखी है, इसके लिए आपको धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है वो बालिकाओं पर है, और बालिकाओं में जो चिंतन चल रहा है पाश्चात्य देशों में ज़्यादा चल रहा है कि वहाँ की जो बालिकाएं हैं अपने संस्कार छोड़ती हुई जा रही हैं, और हिंदुस्तान में जो विषय चल रहा है वो इस बात पर चल रहा है कि हम बालक बालिका में भेद क्यों कर रहे हैं। कुछ संस्कृति का प्रभाव पाश्चात्य हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ये विषय नहीं होना चाहिए कि बालक और बालिका में अंतर क्यों है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति यह कहती है कि हम हमेशा बालिका को आगे रखते हैं। जब हम हमारे घर में कोई अच्छा कार्यक्रम करते हैं, कोई विवाह कार्यक्रम होता है, कोई उत्सव का कार्यक्रम होता है, तो हम हमारे शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम बालिका को महत्व देते हैं। तो फिर ये हिंदुस्तान में ये चीज क्यों आई? दूसरी बात, हम जितनी भी देवियों का पूजन करते हैं देवताओं से पहले करते हैं। हमारे में यदि कहीं बुद्धि है तो माता सरस्वती के कारण से, हमारे में यदि कहीं शक्ति की बात आती है तो माता दुर्गा सर्वप्रथम है, और कहीं धन की बात आती है तो हम लक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो भारत के अंदर ये विषय आना ही नहीं चाहिए था, और यदि ये विषय आ गया तो ये बड़ी ही शोचनीय बात है कि हम किशोरियों को, बालिकाओं को, कन्याओं को हम इतना महत्व दें कि ये बात विस्मृत हो जाए। हमें चिंतन करना होगा इस बात के लिए कि हम हमारी बालिकाओं को बालकों से आगे देखें। बालकों से आगे देखने के लिए हमें उनको मजबूत बनाना होगा और हमारे अंदर की धारणा भी मजबूत करनी होगी, ये ज़्यादा आवश्यक है। चूंकि समय ज़्यादा हो गया है, कविता पाठ में नहीं करना चाहूँगा। हमारे मध्य हमारे आदरणीय हैं, ये हमारा सौभाग्य है। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर विपिन जी आए और आप उनकी बात को बड़े ध्यान से सुने। ये पिछली 3-4 संगोष्ठियों में या अपनी काव्य गोष्ठियों में ये हमारे लिए एक आज का विषय जो है बहुत ही अच्छा रहेगा, और चूंकि विपिन जी यहाँ पर हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। समापन जो है इनके पश्चात इनसे करेंगे। पहले विपिन जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। डॉक्टर विपिन जी पधारिए, स्वागत। हाँ जी, समापन केवल इनका एक, रायन जी का। रायन जी आप आइए, पहले आप आ जाइए, अपनी बात रखिए, उसके बाद भाई साहब को आमंत्रित करें। राजीव जी की रचनाएं जो हैं वो बड़ी गंभीरता से सुनने की होती है, और मैं केवल ऐसा नहीं कि मुंह पर और केवल मात्र उत्साहवर्धन के लिए, मैं वास्तव में इस बात के लिए कोटपुतली इकाई को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि राहिल साधक जैसा रचनाकार उस इकाई को सुशोभित कर रहे हैं। मैं एक बार समस्त सदन से आग्रह करूंगा कि एक बार तालियों का महोत्सव करके भाई राहिल साधक का उत्साहवर्धन करें। राहिल साधक ने, इनकी उम्र देखिए आप, और इस युवावस्था में जो इन्होंने बहुत ही धीर गंभीर और बहुत अनुभव से जो समय पहुंचता है, जिस काल में जाकर व्यक्ति को जिस तरीके की चीजें समझ में आती हैं, उसे इन्होंने अपने अध्ययन से और बढ़िया सत्संग से इन्होंने उन बातों को बहुत गंभीरता से समझ लिया है, और आपके सामने ऐसी रचनाएं प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारी इकाई के महामंत्री राहिल साधक को। कोई लक्ष्य नहीं नामुमकिन, कोई लक्ष्य नहीं नामुमकिन, बस एक काम कर लेना। कोई लक्ष्य नहीं नामुमकिन,
बस एक काम कर लेना, आज के तय किए कार्य को आज पूरा कर लेना। आज के तय किए कार्य को आज पूरा कर लेना। एक लक्ष्य बनाओ जीवन में, एक लक्ष्य बनाओ जीवन में, उसके ही सपने देखो। एक लक्ष्य बनाओ जीवन में, उसके ही सपने देखो। उठकर उससे संबंधित पूरे दिन के कार्य लिखो। उठकर उससे संबंधित पूरे दिन के कार्य लिखो। सभी कार्य पूरा करने का, सभी कार्य पूरा करने का दृढ़ संकल्प कर लेना। कोई लक्ष्य नहीं नामुमकिन, बस एक काम कर लेना, आज के तय किए कार्य को आज पूरा कर लेना। आज पूरा कर लेना। बहुत बढ़िया। एक काम को अगर कल पर टाल दिया तुमने, एक काम को अगर कल पर टाल दिया तुमने, खुद को अपने लक्ष्य से एक सीढ़ी उतार लिया तुमने। एक काम को अगर कल पर टाल दिया तुमने, खुद को अपने लक्ष्य से एक सीढ़ी उतार लिया तुमने। एक सीढ़ी चढ़े एक उतरे, एक सीढ़ी चढ़े एक उतरे। कहीं नहीं पहुंचोगे साधक, कहीं नहीं पहुंचोगे साधक, इतनी बात समझ लेना। कोई लक्ष्य नहीं नामुमकिन, बस एक काम कर लेना, आज के तय किए कार्य को आज पूरा कर लेना। एक छोटी सी कविता हो रही है। स्वागत। कुछ पाने की तड़प हो तो, कुछ पाने की तड़प हो तो एक दिन लक्ष्य में मिलता है। कुछ पाने की तड़प हो तो एक दिन लक्ष्य में मिलता है। संघर्ष की धूप से तपकर ही व्यक्ति फूल सा खिलता है। संघर्ष की धूप से तपकर ही व्यक्ति फूल सा खिलता है। एक मंजिल तय कर ली तुमने, एक मंजिल तय कर ली तुमने, तो मेहनत से मोहब्बत करना सीखो। एक मंजिल तय कर ली तुमने, तो मेहनत से मोहब्बत करना सीखो। आंधी तूफान बारिशों में भी, आंधी तूफान बारिशों में भी तुम निरंतर चलना सीखो। आंधी तूफान बारिशों में भी तुम निरंतर चलना सीखो। जिस पेड़ की गहरी जड़े भूमि में, जिस पेड़ की गहरी जड़े भूमि में, वो तूफानों से कहाँ हिलता है। कुछ पाने की तड़प हो तो एक दिन लक्ष्य में मिलता है। बहुत एक दिन लक्ष्य में मिलता है। राह में पेड़ों की छाया होगी, राह में पेड़ों की छाया होगी, लेकिन तुम मत सो जाना। राह में पेड़ों की छाया होगी, लेकिन तुम मत सो जाना। मीठे मीठे सपनों में साधक, मीठे मीठे सपनों में साधक, देखो तुम मत खो जाना। मीठे मीठे सपनों में साधक, देखो तुम मत खो जाना। अर्जुन सी एकाग्रता है अगर, अर्जुन सी एकाग्रता है अगर, तीर लक्ष्य पर भी मिलता है। कुछ पाने की तड़प हो तो एक दिन लक्ष्य भी मिलता है। बहुत दिन लक्ष्य मिलता है। बहुत अच्छा, मैं हाँ हो गया ना टाइम जी। बहुत बधाई एक बार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ। अच्छा, मैंने किसी को भी नहीं बताया कि राहिल जी का ये ससुराल पक्ष है। मैंने किसी को भी नहीं बताया भाई राहिल जी कि राहिल जी की ये जो आज एकदम जो चमक आ रही है चेहरे पर, आप देखिए कि ससुराल में जब दामाद जाता है तो बात ही अलग होती है। लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया था कि ये राहिल जी का यहाँ ससुराल पक्ष है। फिर बहुत बधाई राहिल जी, आपने ससुराल में झंडे गाड़ दिए। एक बार माइक की आवश्यकता है क्या? मुझे लगता है पीछे वाले आगे वाली कुर्सियों पर आ जाए तो माइक की आवश्यकता पड़ेगी। या इसकी आवाज
किसी ने पूछ लिया कि भाई साहब आपकी प्रचारक बनने की ऐसी आपने पूरा जीवन समर्पण कर दिया, ऐसी क्या प्रेरणा थी प्रचारक बनने की? मैंने कहा वो रमाकांत जी जैसे कुछ कार्यकर्ताओं की कविता सुन ली थी, क्योंकि उसका प्रतिवाद भी सुना था, तो हिम्मत नहीं पड़ी और कोई मार्ग था नहीं, तो सोचा ये ठीक है, भाई साहब लोग कहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं तो कई बार बड़ा उत्साह मिलता है कि हमारा निर्णय बहुत सही था, बहुत सार्थक था। तो जीवन में कभी मलाल करने का अवसर नहीं आए तो शायद ये भी हो सकता है, या फिर ऐसे कार्यकर्ता समझ जाते हैं कि प्रचारक जी आ गए हैं तो कल को गलती से बहुत सरस, बहुत सौहार्दपूर्ण श्रृंगार उसके कल को रचनाएं सुन ली और उनका कल को मन खराब हो जाए, कल को निर्णय बदल लेंगे तो हमारा एक प्रचारक कम हो जाएगा। इसलिए उनको ऐसा पोषण दो, उनको ऐसा और साहित्यिक रचनाएं दो ताकि उनका संकल्प दृढ़ रहे। तो निश्चित तौर पर मानता हूँ मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए ही और दोनों लोगों की नोक हो तो मैं संकल्पित हूँ निश्चित तौर पर। तो अपने यहाँ एक आज बालिका दिवस भी है, किशोरी दिवस है। जब किशोरी का भान होता है तो फिर मैनाबाई जैसी बालिकाएं होती हैं। वो मैनाबाई 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपने नाना साहब की बेटी थी, दत्तक पुत्री। उस बालिका को पकड़ा गया कि क्रांतिकारियों के बारे में बताइए आप, तुझे सब प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में पता है इसलिए तुझे बताना पड़ेगा। लेकिन जब अपने अस्तित्व का भान होता है, अपने द्वारा किए गए कार्य पर और उस कार्य का समाज, राष्ट्र, देश, धर्म, परिवार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला होता है, इसका ज्ञान होता है, तो फिर बालिकाएं मैनाबाई बनती हैं। उस मैनाबाई ने और उसको दुर्दांत जो कह सकते हैं अत्याचार के और घटनाक्रम से गुजरना पड़ा, बहुत बुरी तरीके से। जो भी यातनाएं हो सकती थी सब यातनाएं दी और अंत में उसको जिंदा जलाया गया। और उस बालिका ने एक भी क्रांतिकारी का नाम नहीं बताया। ये बालिका जब संस्कारों का असर होता है और उसके स्वत्व का ज्ञान होता है तो फिर ऐसे मैनाबाई बनती। अपने राजस्थान में आजकल शिक्षा का और स्वरूप हाथ देख करके और बहुत आनंद आता है, बालिकाओं को बहुत आनंद आता है। 1947 तक भी ये व्यवस्था नहीं थी, पढ़ने की व्यवस्था अपने यहाँ नहीं थी। तब तक भी लगभग अंग्रेजों का राज था और ये अपना जो मारवाड़ प्रजामंडल का उस समय सारा चलता था, शिक्षा न दी जाए, स्कूल न खोले जाए, लेकिन प्रजामंडल ने कुछ स्कूल खोले। अंग्रेजों का विरोध था। शिक्षा देने कौन आए? तो शिक्षा देने के लिए और एक स्कूल में एक अध्यापक आए तो उनको बुला करके बुरी तरीके से कोड़े से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया। उस स्कूल में पढ़ने वाली एक छोटी सी बालिका थी, उसको पता लगा गुरुजी को मार रहे हैं। गुरुजी को मारे, क्यों मार रहे हैं? दौड़ी आई। मैंने कहा गुरुजी को क्यों मार रहे हो भाई? ये शिक्षा दे रहे हैं। कहा शिक्षा का दान तो दुनिया में सबसे बड़ा दान है। तो ये इतना महान कार्य कर रहे हैं, इसके लिए इनको मारे को पड़ रही है। कहा तो अंग्रेजी राज के और दखल नहीं दे सकती। उसने कहा नहीं, मैं अपने आंखों के सामने अपने गुरुदेव को पिटता हुआ नहीं देख सकती। एक अंग्रेज अधिकारी ने उनको तुरंत रस्सी से बांध कर एक गाड़ी से और खींचना प्रारंभ किया। नहीं देख सकती तो देख। उस बालिका के हाथ में और घास काटने वाला तेज दतिया था। उसने एक ही प्रहार से और दतिया काट करके अपने गुरुजी को मुक्त कर दिया। इधर से सनसनाती हुई एक गोली चली, बालिका के सीने में लगी। कुछ ही क्षणों में वह लहूलुहान होकर के धरती पर गिर गई। लेकिन मेरे रहते मेरे गुरु का अपमान नहीं हो सकता, मेरे गुरु के साथ अत्याचार नहीं हो सकता। जब ज्ञान होता है अबला को, तो उसके अबला से अ हटता है तो फिर वह बला बन जाती है। फिर वह शिव के समक्ष भी खड़ी हो जाती है और वह सारे जगत के तारणहार का काम करती है।
वो ऐसी काली बनी। आज ऐसे दिव्य बेटियों को याद करने का दिन है। हमारी बेटियां आजकल कैसी बन रही हैं, यह हम लोगों ने अपने परिवार, अपने आसपास के समाज संस्कार को ध्यान करके और उसको विचार करना होगा। जब बेटियों को अपने स्वत्व का ज्ञान नहीं होता है तो फिर वह कालीबाई नहीं बनती, वह फिर मैना नहीं बनती, पर वह साक्षी बनती है और 24 टुकड़ों में कट करके ताबूत में बंद होती है, फ्रीज में बंद होती है। इसलिए इस बात को बहुत गहराई के साथ और हमको समझना चाहिए, समाज को समझाना भी चाहिए। हम अखिल भारतीय साहित्य परिषद से जुड़े हुए कार्यकर्ता और सभी साहित्यकार हैं, इसलिए हम बोल क्या रहे हैं इसका भी और ध्यान में रहना चाहिए। अभी मैं बात आया था तो कुछ लोगों ने कहा पड़ा, तो उसमें एक मैडम मैडम करके शब्द आया, जिन लोगों को भी मैडम शब्द का अर्थ ध्यान में है और नहीं तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। यूरोप काल में यूरोप के देशों में जो देह व्यापार करने वाली महिलाएं होती थी, उनका सौंदर्य ढल जाता था, लेकिन उनके बाद में उनका धंधा चलता रहे तो वो फिर ऐसे नई नई लड़कियों को इस मार्ग पर ले जाने का और इमीडिएटर का काम करती थी। तो ये मिलाने का काम जो करती थी उसको और यूरोप की भाषा में मैडम कहते हैं। ये मैं कोई नया ऐसा कोई अद्भुत ज्ञान आपको दे रहा, ऐसा नहीं है। गूगल पर सर्च करेंगे कि मैडम का क्या होता है बताएंगे। कम परिचय में हमारे मिस्टर हैं और हमारी मिस है, हमारे बहुत इसके लिए बहुत लब्ध प्रतिष्ठित शब्द हैं, बहुत ही सम्मानजनक। श्री साक्षात लिखी हमारी श्रीमती है, हमारे ये पति देव हैं, लेकिन वो वही परिचय में मिस्टर है। दो पुरुष महिलाओं का और आपस में कुछ समय रहने का लिव इन रिलेशनशिप कह लो या कॉन्ट्रैक्ट कह लो, जब वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है और दोनों अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, तब फिर वो जो साथ रहते थे, अब अपनी भाषा में कहो तो मान लो पति पत्नी जैसा रहते थे, अब वो नहीं रहते, इसलिए वो मिस्टर हो गए और उनकी मिस हो गई। यानी ये मेरे एक्स पति हैं और ये मेरी एक्स पत्नी है। पत्नी नहीं कहेंगे उनको, और उसके लिए योग्य शब्द क्या हो सकता है आप ही सोच लो, मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये है प्रचलन में है। अब आप कहीं होते थे क्या आदि प्रचलन में है, सबके मोबाइल में है, सबके हाथ में माना है। माना आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से तो उछाल हो जाता। हम तो परिवर्तन करें, हम तो काम में नहीं लें, हमको पता लग गया कि ये गाली है तो भी मैं क्यों बोलूं। तो ऐसे जब और हास परिहास में कई बार ऐसे शब्द चल पड़ते हैं और व्यवहार में आ जाते हैं, तो ये अर्थ का अनर्थ साहित्य परिषद की एक पुस्तक निकाल रही है कि जो शब्द हैं, शब्दों के प्रचलित अर्थ आज हम क्या ले रहे हैं और उसका है क्या वास्तव में। तो हम लोग जब करते हैं तो शब्दों का जब हम नियोजन करते हैं अपने रचनाओं में, तो एक बार उसका थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो कम से कम हमारी साहित्यिक गतिविधियों में, हमारी साहित्यिक रचनाओं फिर ऐसे शब्द नहीं आएंगे और वह आदर्श नहीं बनेंगे। तो उससे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। और ये तभी है जो आप अध्ययन करेंगे, तो बहुत गहराई से जब आपका अध्ययन होगा, तो अध्ययन से खाली क्या होता है, कई बार बोलना है इसलिए बोलना है। अपने यहाँ प्रचलित ग्रंथ है, अपना धार्मिक ग्रंथ है रामचरितमानस। आपको ध्यान में है रामचरितमानस की रचना जब हुई तब तुलसीदास जी महाराज की उम्र क्या थी? रामचरितमानस की जब रचना की तुलसीदास जी ने तो उनकी उम्र 75 वर्ष थी। यानी उस व्यक्ति ने और अपने विचारों को कितना मथा होगा, कितना मथा होगा, कितना मथा होगा, कितना मथा होगा। इतने मंथन के यानी 75 वर्ष की जीवन यात्रा के मंथन के बाद जब उसके विचारों का नवनीत शब्द बन करके उभरा, तो सुंदरकांड हम और आप आज भी गा रहे हैं। तब रामचरितमानस हिंदू समाज का कोई काव्य न होकर के, भारत का कोई काव्य न होकर के, वैश्विक जगत के कल्याण का काव्य बन गया। नहीं तो मंच पर
तुमने मुझको देखा, मैंने तुझको देखा, लिखा और फेंका, सुनाया और फेंका। उन्होंने ताली बजाई, हमने ताली बजाई, काम पूरा हो गया। इसलिए हम कुछ लिख रहे हैं तो फिर कुछ ऐसा आएगा और आना ही चाहिए। अभी अभी और एक कार्यकर्ता की चर्चा चली, इसलिए हमने जीवन कैसा जिया ये बहुत महत्व की बात है। मेरे जीवन जीने की छाप कितना लंबा हुआ ये महत्व की बात है, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं और आपके हाथ में नहीं, मेरे हाथ में नहीं। लेकिन मैंने जीवन जितना भी जिया, मेरे जीवन की छाप मेरे जाने के बाद समाज पर, राष्ट्र पर, साहित्य में वह कितनी गहरी और कैसा प्रभाव डालती है। और उस समय जाते समय आपके मन में चल क्या रहा है, ये आपकी जीवन दृष्टि को बताता है और तय करता है। मैं अभी मिलकर के आया तो राजेंद्र जी के पिताजी उनके कुछ क्लिप दिखा रहे थे। वह व्यक्ति जब मौत के आगोश में जाने के लिए एकदम पड़ा हुआ है और मृत्यु सामने खड़ी है, उस समय थोड़ी सी उसको चेतना आई है। उस चेतना में वो कुछ लिख सकता है, बोल नहीं सकता क्योंकि गर्दन तक छेदी हुई है, नहीं लगी हुई है। अब ऐसे में लिखने का थोड़ा सा अवसर मिला तो लिख रहा है। तो लिख क्या रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा मेरा 5वीं पढ़ने वाला बेटा कैसा है, उसका क्या होगा, मेरे 10वीं पढ़ने वाले बेटे का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। उसने क्या लिखा है, 25 तारीख लास्ट डेट है, बच्चों के फार्म भरे जाएंगे। कोई बच्चा वो इतना ही लिख पाएगा, कुछ और लिख, कुछ और लिख। वो लिख रहा है, वो लिखने की कोशिश कर रहा है। 24 तारीख हो गई, 25 तारीख, वो 24 तारीख लास्ट डेट है फार्म भरने की, सबके फार्म भरे जाए। ध्यान रखना, इतने लिखते लिखते कुछ और लिखो, कुछ और लिखो, हाथ कलम छूट गया। ये संवेदना होती है, ये संवेदना। जिस कार्य को हम कर रहे हैं, जिस मिशन को लेकर के हम चले, जिस लक्ष्य को लेकर के चले, जो हम जीवन जी रहे हैं, उस जीवन के प्रति मेरा समर्पण कितना है, उस कार्य के प्रति मेरी आस्था कितनी है। विद्यालय चलाना, विद्यालय चलाना चल रहा है, वो चलाने का कोई पीछे सवाल नहीं। लेकिन विद्यालय चलाना तो कैसे चलाना, हृदय से चल रहा है विद्यालय। इसलिए मृत्यु सामने खड़ी है तो भी बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, बच्चों के फार्म भरने की चिंता है, फीस कितनी है इसकी चिंता नहीं, पत्नी की चिंता नहीं। ऐसे हम सब साहित्यकार हैं। तो साहित्यकार हैं तो हमारे कलम के द्वारा इस समाज को कौन सा नवनीत मिलने वाला है, क्या विशेष लेकर के जाने वाला है। मेरा साहित्य इस समाज और राष्ट्र में कैसा परिवर्तन का द्वार खड़ा करेगा, वो समाज को कौन सी दिशा और दृष्टि देगा, यह जब सोच करके लिखेंगे तो फिर दूसरों का बदले चाहे नहीं बदले, अपना जीवन बदले। और हम लोग लग रहे हैं जीवन में, तो इस विचार के लिए फिर हमारा कितना समय निकलता है। तो बाकी सब तो जाने हैं, ऐसे उदाहरणों से ध्यान में तो कोई नई घटना, पहली घटना नहीं है, जीवन में नित्य ऐसी घटनाएं सुनाई और ऐसा होता है। जो नश्वर है, जो आज नहीं तो कल जाना ही है, उसके लिए मेरा कितना समय लगता है, के लिए कितनी बुद्धि लगती है, कितनी ताकत लगती है, कितनी क्षमता लगती है। और जो जाने के बाद मेरे साथ चलना है, उसके लिए मेरे जीवन का कितना समर्पण है, कितना योगदान है, कितनी मेहनत होगी। क्योंकि हम और आप आज नहीं तो कल जाएंगे, ये तो पक्की बात है। लेकिन आपने जो लिख दिया ना, ये नहीं जाएगा, तुलसीदास जी चले गए, लेकिन जब उन्होंने लिखा होगा तो उनको ये कल्पना बिल्कुल भी नहीं थी कि आज से 500 साल बाद भी इस संपूर्ण भारत में नहीं, संपूर्ण जगती में हनुमान जी महाराज की साधना का एक ही सूत्र होगा और वो सबके जबान पर और होगा, और वो होगा हनुमान चालीसा। आज से 500 साल पैदा होने वाले व्यक्ति के पास हनुमान चालीसा जैसा आराधना का शस्त्र नहीं था, भजन भाव नहीं था उसके पास। तुलसीदास सदा है चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। इसलिए लिख गए, हम लोगों के लिए संदेश देगा, विद्यावान गुणी अति चातुर। लेकिन विद्यावान है, वो विद्वान नहीं है। हनुमान जी महाराज विद्वान नहीं है। जो विद्वान होता है वो अहंकारी होता है, वो अहंकार को पैदा करता है। और ये शाश्वत सनातन सत्य है। जैसे विद्वत्ता आती है, विद्वत्ता आती है, विद्वत्ता अहंकार को लेकर के आती है। विद्वान यानी जिस पर विद्या ने जिसकी सवारी कर ली, वो हो गया विद्वान।
और जब विद्या जिसकी सवारी कर लेगी तो फिर ये वही होगा, अहंकारी होगा, अनाचारी होगा। वह इस प्रकार के और बोलेगा जैसे रावण है। रावण विद्वान तो है, लेकिन जब विद्वान है इसलिए अहंकारी, विद्वान है इसलिए दुराचारी है। हनुमान जी महाराज विद्वान नहीं है, वह विद्यावान है। यानी हनुमान जी महाराज की विद्या सवारी नहीं कर रही, हनुमान जी महाराज विद्या की सवारी कर रहे हैं, इसलिए वो विद्वान है। इसलिए और हर चीज प्रभु के चरणों में समर्पित है। रावण विद्वान है इसलिए पराई स्त्री हर करके लेके आ गया, इसको भी अपनी पटरानी बनाऊंगा। लेकिन जब मंदोदरी युद्ध भूमि में आ गई और बहुत क्रोध में है, एकदम गुस्से में, सती नारी जो मुख्य जो 7 सतियां हैं उनमें एक द्रौपदी का भी नाम है, सती का भी नाम है, मंदोदरी का भी नाम है। मैं सारी जगती को भस्म कर दूंगी, मेरे पति को मारा गया है और ऐसे कैसे उन्होंने मार दिया, मैं सब कुछ भ्रष्ट कर दूंगी, सब कुछ नष्ट कर दूंगी। कहा